हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में हमने कुछ इनिशियल डिस्कशंस शुरू किया है इन रिलेशन टू कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एक ओवरव्यू लेके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये जो स्कीम हमारे पास अवेलेबल है, इट इज फ्रेंड्स एन ऑप्शनल स्कीम। मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स, ये स्कीम आपको ऑप्ट करनी ही पड़ेगी। रेगुलर पेमेंट स्कीम भी आप फॉलो कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम भी आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। ये स्कीम आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स, आपका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो अप टू रुपीज 1.5 करोड़ रहेगा, इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू रुपीज 75 lakhs, तो ये स्कीम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होने वाला है। फर्स्ट ईयर होगा आपके सर्विसेज प्रोविजन का, तो और आपका सप्लाई का तो फ्रेंड्स डेफिनेटली उस फर्स्ट ईयर में जब आप सप्लाई करना स्टार्ट करोगे उस ईयर में डेफिनेट बेसिस के ऊपर आपको ये पास ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल होने वाला है। ये एलिजिबिलिटी एवरी ईयर आपको चेक करनी होगी। एक बार ऐसा नहीं, एक बार एलिजिबल लाइफ टाइम एलिजिबल, रिवर्स एक बार आप चेक करो इन एलिजिबल तो लाइफ टाइम इन एलिजिबल। इट इज नॉट लाइक दैट। एवरी ईयर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर क्या था। ओके, टर्नओवर जो अप टू रुपीज 1.5 करोड़ तक रहा, 75 lakhs तक रहा, तो आप एलिजिबल ही होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट हमको जो चेक करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अग्रीगेट टर्नओवर को चेक करना है। मीनिंग देयर बाय मेरे एस्टेब्लिशमेंट जितने भी स्टेट्स में होंगे उस सारे स्टेट्स का अग्रीगेट टोटल करके मुझे मेरी लिमिट चेक करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स। डन। चलो आगे चेक करो, व्हाट डू वी मीन बाय अग्रीगेट टर्नओवर। अग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। मेरा सारा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, उसमें टैक्सेबल सारा मेरा आउटवर्ड सप्लाई, उसमें टैक्सेबल आ गया, एग्जेम्प्ट आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, सारा मुझे इंक्लूजन आएगा। बट फ्रेंड्स, जो मेरा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होगा, जो मैंने लोन दिया होगा, डिपॉजिट रखी होगी, एडवांस दिए होंगे, उसका जो भी मुझे इंटरेस्ट के डिस्काउंट एलिमेंट आएगा उसको यहां पे हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करने वाले नहीं है। जो भी मैंने इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया होगा बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान, वापस एक बार यहां पे इंक्लूजन आएगा। दो चीज मुझे एक्सक्लूड करनी है, एक जो मेरा जीएसटी कंपोनेंट होगा उसको मैं एक्सक्लूड करूंगा, एंड इनवर्स सप्लाई ऑन विच आई एम लायबल टू पे टैक्स एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। लास्ट सेशन का ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था जिसमें इसके फीचर्स को हमने समझने का ट्राई किया था। फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कंपोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा मैंडेटरी कंपलसरी बेसिस के ऊपर, मुझे ऑब्टेन करना ही पड़ेगा मैंडेटरी बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स। नाउ जीएसटी कलेक्शन ऑन माय आउटवर्ड सप्लाई, मैं जब आउटवर्ड सप्लाई करूंगा उसके ऊपर मुझे जीएसटी कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। बट मेरे इनवर्ड सप्लाई के ऊपर मुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर मुझे जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। वो मेरा जो जो मेरा सप्लायर, मैं कॉम्पो सप्लायर हूं, जो मेरा सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, वो मुझे जीएसटी चार्ज करेगा, मैं उसको जीएसटी का पेमेंट करूंगा। वो जो अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली मुझे जीएसटी चार्ज करने वाला नहीं है, सो मैं उसको कैसे जाके जीएसटी पे करूं। पॉइंट नंबर 3, वो कंपोजिशन सप्लायर है, वापस वो मुझे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा तो वापस मैं उसको जीएसटी पेमेंट नहीं करूंगा फ्रेंड्स। एंड वो मेरा सप्लायर है जिसका सप्लाई आरसीए में कवर्ड है, वापस एक बार मैं जाके गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करूंगा फ्रेंड्स। तो even I'm liable to pay tax as per reverse charge mechanism on my inward supplies friends। okay, जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया on my inward supply उसकी मुझे आईटीसी मिलने वाली नहीं है। okay, एंड मुझे गवर्नमेंट को जाके कुछ पेमेंट करना पड़ेगा इन लेटर से, वो मेरे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के तौर पे होगा, जो मेरा टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज होगा विच वुड बी 1 और 5% आज इसके डेफ में जाने वाले हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, जो डॉक्यूमेंट हम इशू करेंगे वो कौन सा होने वाला है फ्रेंड्स, बिल ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर है, एकदम चकाचक। चलो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आप देखो कंपोजिशन सप्लायर है फ्रेंड्स, लिसन वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। कंपोजिशन सप्लायर है, वो कर रहा है फ्रेंड्स आउटवर्ड सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई, उसके ऊपर वो जीएसटी कलेक्ट करेगा ना 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 रे। ओके, बट गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, एब्सोल्युटली यस। ओके, नीड टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। बोलो एट व्हाट रेट, एट दिस पर्टिकुलर रेट्स। डन। कौन से रेट्स है जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, रेट्स ऑफ टैक्स अंडर फ्रेंड्स कंपोजिशन लेवी स्कीम, कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सी कैटेगरी में फॉलो होते हो अकॉर्डिंगली आपका ये रेट एप्लीकेबल आपको होने वाला है। बाद में इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर हमको जो जीएसटी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है एट दिस पर्टिकुलर रेट्स, उसमें एक जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात आपको बताऊंगा जो पूरे वर्ल्ड में आपके अलावा किसी को नहीं पता होगी फ्रेंड्स। ओके, बताता हूं, पहले एक बार रेट्स हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर्स। ओके, उसमें एक छोटा सा नेगेटिव लिस्ट है, उसमें छोटा सा एक्सक्लूजन है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले रेट आप देख लो फ्रेंड्स, इट इज 0.5%, 0.5%, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज फ्रेंड्स जस्ट 1%। आई एम सो सॉरी,
इट इज फ्रेंड्स 1%। जो यहाँ पे रेट आपको एप्लीकेबल होगा वो कौन सा रेट आपको एप्लीकेबल होने वाला है फ्रेंड्स? इट वुड बी 1%। जो रेट एप्लीकेबल होगा वो 1% होगा, उसमें 0.5 CGST होगा, 0.5 वुड बी SGST, टोटल वुड बी 1%। ओके, ऑफ टर्नओवर इन दिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब जो भी आपने सप्लाई किया होगा उस स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, उसका 1% आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, दिस इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। फ्रेंड ये खुद की जेब से आपको भरने की रिक्वायरमेंट है, यहां पे आपको ये कलेक्शन रेसिपिएंट से, कस्टमर से करना नहीं है। ओके, ये खुद की जेब से भरने की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, 1% मैन्युफैक्चरर्स को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स रेस्टोरेंट सर्विसेज और कैटरिंग सर्विसेज। रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज मतलब जो भी लोग रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फूड सर्विसेज स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर 2.5% CGST, 2.5% SGST। इफेक्टिवली आप रेट चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेट कितना बन जाएगा? इट वुड बी 5%, 2.5C, 2.5 SGST। डन। अब थर्ड चेक करो, इट इज फ्रेंड्स एनी अदर सप्लाई विच आर एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दो दैट इज ट्रेडर्स। जो बेचारे ट्रेडर्स होते हैं वो, उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके, वापस एक बार उनके लिए रेट्स आर बहुत सिंपल, वेरी वेरी सेम टू सेम रेट्स। जब यहाँ पे चेक करो, इट इज 2.5, यहाँ पे वापस एक बार 0.5 कम्स टू 1% इन टोटल। अब यहाँ पे चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 1%। अभी फ्रेंड्स एक जोरदार बात आपको बताऊं, ये जो 1% हमारा है, इट इज ऑफ द टर्नओवर, एक यहाँ पे वर्ड्स मिसिंग है जो मैं मेंशन कर देता हूं, ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया ये तो, दिस टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन दिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी। खबर पड़ा है फ्रेंड्स? आप आगे के वर्ड्स को यहां पे कंपेयर करो तो पता चले कि लाइफ गजब होने जा रही है। यहां पे देखो वर्ड्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं फ्रेंड्स, यू कंपेयर इट वेरी वेरी केयरफुली। इट इज फ्रेंड्स, देखो यहां पे जो वर्ड्स है, ऑफ टर्नओवर इन दिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो वर्ड इस्तेमाल किया है, टर्नओवर वर्ड को इस्तेमाल किया। टर्नओवर हमने आगे डिफाइन कर किया है, इट इज एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, मतलब उसमें टैक्सेबल आ गया, एग्जम्प्ट आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन पर्सन हैविंग सेम फंड, वो सारा आ गया। वापस एक बार यहाँ पे जब 5% की बात आएगी तो वापस एक बार वो वर्ड्स आप चेक करो, ऑफ टर्नओवर इन दिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी। वापस एक बार सेम टू सेम वर्ड्स है। 1% जो मैन्युफैक्चरर्स के केस में है, इट इज 1% ऑफ टर्नओवर इन दिस स्टेट। इन केस ऑफ रेस्टोरेंट कैटरिंग है तो इट इज वापस एक बार 5% ऑफ टर्नओवर इन दिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड फ्रेंड्स आप यहां पे चेक करेंगे, ये कौन से सप्लाई की बात हो रही है? ये जो टैक्सेबल नेचर में है, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो टैक्सेबल नेचर में है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन स्टेट और यूटी, उसका हम यहां पे कितना करेंगे फ्रेंड्स? इट वुड बी 1%। खबर पड़े से एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। ओके, चलो मैन्युफैक्चरर होगा, उसके पहले फ्रेंड्स कोई भी कॉम्पो सप्लायर होगा वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा, उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने वाला नहीं है, पर तो भी उस टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज उसको गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। कितना परसेंटेज, कितना पेमेंट आएगा? जो फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरर होगा तो अभी परफेक्टली बोलने का ट्राई करो, 1% ऑफ the turnover in this state or union territory. Restaurant catering होगा 5% of turnover in this state or union territory. And friends जो traders होंगे उनके लिए it would be 1% of taxable supply of goods or service or both. बोलो क्लियर है? एकदम मजबूत। क्या उसके इंप्लीकेशंस है वो आपको बताऊंगा एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू, बाद में एक जोरदार बात आपको बताता हूं फ्रेंड्स। चलो यहाँ पे चेक करो फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन डेवलप करके रखा है फ्रेंड्स आपके लिए। मिस्टर स्मिथ है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। क्वेश्चन को बरोबर समझने का ट्राई करो। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो एलिजिबल है मिस्टर स्मिथ। उसने जो आउटवर्ड सप्लाई किया है उसकी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, बट उसने जो भी टैक्सेबल सप्लाई किया वो 20 लाख रुपीस का है, उसने एग्जम्प्ट सप्लाई किया वो 10 लाख रुपीस का है। हमको डिटरमाइन करना है उसकी टैक्स लायबिलिटी जो उसको गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन। चलो फ्रेंड्स अभी हम चेक करते हैं नंबर ए। जो फ्रेंड्स वो मैन्युफैक्चरर होगा, बहुत गजब आपके साथ लाइफ में होने जा रहा है, प्लीज फ्रेंड्स बरोबर समझने का ट्राई करो। फ्रेंड्स जो वो मैन्युफैक्चरर होगा तो उस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में उसकी जीएसटी लायबिलिटी जो हम कंप्यूट करेंगे, उसकी जो जीएसटी लायबिलिटी हम अराइव करेंगे वो कैसे अराइव करेंगे? बोलो वो जो भी उसका 1% है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज सीजीएसटी 0.5, एसजीएसटी 0.5, मतलब टोटल हमारा 1% होगा। इन एग्रीगेट हम जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो सी 0.5, एस 0.5, तो फ्रेंड्स हमारा जो भी ये मल्टीप्लीकेशन होने वाला है 1% का, वो कौन सी अमाउंट के साथ? चलो वापस एक बार चेक करते हैं। इट इज फ्रेंड्स, वापस एक बार यहां पे चेक करो, मैन्युफैक्चरर्स है, इट इज 1% ऑफ
टर्नओवर, बोलो 1% ऑफ व्हाट, टर्नओवर। 1% ऑफ टर्नओवर का मतलब फ्रेंड्स वो टर्नओवर में तो टैक्सेबल सप्लाई भी है, एग्जैम्प्ट सप्लाई भी है। उसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पे जब मैन्युफैक्चरर का कैलकुलेशन करेंगे, जो हम लायबिलिटी कंप्यूटेशन करने के लिए अमाउंट लिखेंगे, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट होने वाली है कितनी, इट वुड बी 30 lakhs का हम यहां पे कितना अप्लाई करेंगे, 1%। मतलब जो आप यहां पे चेक करेंगे, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, 1% करना हो तो इट वुड बी 30,000 ऑफ रुपीज। बोलो खबर पड़ी, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। मतलब ये जो सप्लाई होगा वो टैक्सेबल भी होगा, वो एग्जम्प्ट भी होगा। सो एग्जम्प्ट सप्लाई के ऊपर जीएसटी, एब्सोल्युटली यस। बट फ्रेंड्स ये कलेक्ट नहीं किया है, आप लॉजिकली ये समझना का ट्राई करो, कलेक्ट नहीं किया, जो गवर्नमेंट को पे करना है उस टर्नओवर में हम टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट दोनों को इंक्लूड करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स जब हम बी बात करेंगे, सिचुएशन बी की बात करेंगे, जो ट्रेडर की होगी, तो फ्रेंड्स इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में उसकी जो जीएसटी लायबिलिटी आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वापस एक बार वर्ड्स यहां पे चेक करो फ्रेंड्स। वर्ड्स यहां पे क्या है, 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ बोलो 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 बोलो, कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल किया है, इट इज फ्रेंड्स टैक्सेबल, बोलो बोलो बोलो, टैक्सेबल इन नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जो हमको यहां पे अप्लाई करना है 1%, वो फ्रेंड्स टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर होगा। मीनिंग देयर बाय जो हमारी जीएसटी लायबिलिटी आने वाली है वो कौन से अमाउंट के ऊपर आएगी फ्रेंड्स, मुझे यहां से बता दो, 20 lakhs के ऊपर आएगी, 10 lakhs के ऊपर आएगी, एब्सोल्युटली इट वुड बी ऑन 20 lakhs जो टैक्सेबल नेचर का है उसके ऊपर इसकी लायबिलिटी आएगी। मतलब 20 lakhs का कर दो फ्रेंड्स, वापस एक बार 1%, ये खाली टैक्सेबल एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, 20,000। I think you are getting my point, exactly what I'm trying to convey friends. Done? का मतलब जो हमने आउटवर्ड सप्लाई किया, बिंग कॉम्पोस्ट सप्लायर, जो भी फ्रेंड्स हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है उसके ऊपर जो भी हमको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट है, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर होगा तो 1% ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट। वापस एक बार रेस्टोरेंट कैटरिंग है 5% ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट। ये टर्नओवर में टैक्सेबल भी आ गया, एग्जैम्प्ट भी आ गया फ्रेंड्स, ओके। एंड जो ट्रेडर होगा, जो हमने यहां पे मेंशन किया, तो वहां पे हम खाली टैक्सेबल सप्लाई का जो भी 1% होगा वो गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लियर है फ्रेंड्स, एकदम मजबूत, डन। चलो आगे बढ़े फ्रेंड्स। सम कंडीशंस आर देयर, रिस्ट्रिक्शंस आर देयर फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन लेवी। कुछ कंडीशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन हमको फॉलो करने होंगे जब भी हम स्कीम अप्लाई करेंगे तब फ्रेंड्स। क्या कंडीशंस है, क्या उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आओ इन डेप्थ एक एक पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। गजब रेलेवेंस है फ्रेंड्स, ये सारी चीजों का आप उसको बरोबर समझने का ट्राई करो। पॉइंट नंबर 1, person opting for composition levy has to comply with the following conditions. Number 1, he is neither CTP nor NRTP। फ्रेंड्स जो आपके दो स्टेटस है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये स्कीम आपके लिए नहीं है। वी आर सो सॉरी फ्रेंड्स, ये स्कीम आपके लिए बनी नहीं है। सीटीपी, एनआरटीपी, कोई ये स्कीम की एलिजिबिलिटी आने वाली नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो एक कंडीशन आ गया, रिस्ट्रिक्शन आ गया कि फ्रेंड्स जो करंट ईयर में सीटीपी हो, एनआरटीपी हो, तो ये स्कीम आपके लिए बनी नहीं है। यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नंबर 2 आप चेक करेंगे फ्रेंड्स, he shall pay tax। आई थिंक ये सेकंड तो हमने ऑलरेडी आगे भी कवर कर दिया है फ्रेंड्स, ऑलरेडी कवर्ड है ये सिनेरियो। तो he shall pay tax under 9394 which is reverse charge on inward supplies of goods or services or both। आई थिंक उसको फीचर में हमने कवर कर लिया फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमने जो प्रीवियस सेशन में फीचर कंसीडर किया तो उसमें देखो फ्रेंड्स, जीएसटी पेमेंट ऑन इनवर्ड सप्लाईज विच आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो जीएसटी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, एब्सोल्युटली यस 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 यस, हमको उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया फ्रेंड्स, कि सीटीपी एनआरटीपी कभी ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। मेरा वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नंबर 2 आएगा फ्रेंड्स, उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस, दे आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स पेमेंट। थर्ड आप चेक करो, he was not engaged। फ्रेंड्स एंगेजमेंट नहीं चलेंगे आपके, ओके। तो either you must be married or you may be bachelor, but engagement जो middle situation है that is not permissible। એવું નથી કહેતું, હવે આગળ વાંચો। he was not engaged in manufacture of the goods as notified under 10(2)(e) during the preceding financial year। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप ये चीज मैन्युफैक्चर करते होने चाहिए नहीं। कौन सी चीज का यहाँ पे नाम निशान है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, मतलब आइस का मतलब वो बर्फ, ओके। उसमें कोको हो के कोको ना हो उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट आएगा पान मसाला, नेक्स्ट आएगा टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एंड लास्ट आएगा फ्रेंड्स एरेटेड वाटर, मतलब जो मिनरल वाटर उसकी बात हो रही है फ्रेंड्स। ये
चार चीज आप मैन्युफैक्चर करते हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वापस एक बार एलिजिबल नहीं हो इस ईयर में फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मजबूत, एकदम डर। तो फ्रेंड्स करंट ईयर में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो भी एलिजिबल नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो अब यहां से पढ़ सकते हो, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। इस साल में आप ऑप्ट कर ही नहीं पाएंगे कंपोजिशन स्कीम इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाट, नोटिफाइड गुड्स। इसमें सेम टू सेम आप चेक करो, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड ये पर्टिकुलर एटेड वाटर, मतलब ये जो आपने पर्टिकुलर इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग किया है फ्रेंड्स, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो कि करंट फाइनेंशियल ईयर हो, ये दोनों मतलब ये दोनों ईयर में आप ये चीज मैन्युफैक्चर कर सकते नहीं हो इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स सीटीपी एनआरटीपी के ऊपर लेबल लग गया, ये लोग ऑप्ट नहीं कर पाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा तो उसके इनवर्ड के ऊपर आपको डेफिनेटली जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, वो तो आगे के फीचर में हमने देख लिया है फ्रेंड्स। एंड ये लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते, मतलब ये लोग जो मैन्युफैक्चर करते होंगे वो लोग हमारे लिए कंपोजिशन सप्लायर नहीं हो सकते, व्हिच इज आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स। अभी हमारे मन में ऐसा डाउट आएगा, सर इसको एक्सक्लूड करने के पीछे का रीजन क्या, क्यों फ्रेंड्स इसको हमने एक्सक्लूड किया? अभी 2-3 पॉइंट के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सा लॉजिक है फ्रेंड्स। देखो गवर्नमेंट क्या सोचे, टोबैको है, उसका सप्लाई करेंगे आप, प्लीज उसका मैन्युफैक्चर करके उसका आप सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर तो जबरदस्त अमाउंट से जीएसटी लगना चाहिए। आप खाली 1% से निपटा दो, ऐसा नहीं चलेगा। खबर पड़ी व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, इन दिस सिनेरियो फ्रेंड्स बहुत अच्छे रेट से इनके ऊपर जीएसटी लगता है। कभी कभी तो लगता है जीएसटी कंपेंसेशन सेज आल्सो। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम कंसेशनल रेट अप्लाई कर दो 1% वाला, तो वो चलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अगेन सेम केस इज विद मिनरल वाटर आल्सो। मिनरल वाटर 20 रुपए की पानी की बोतल तो कौन पिए फ्रेंड्स? हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पी पाएंगे फ्रेंड्स, बिकॉज कॉस्टली बॉटल है फ्रेंड्स, इट इज मिनरल वाटर। अभी फ्रेंड्स एक मॉल में गया था मैं, वहां पे बहुत प्यास लगी फ्रेंड्स, तो नॉर्मल पानी अवेलेबल नहीं था, मिनरल वाटर ही परचेस करना पड़ा। याद आ गया, मैं स्टारबक्स में गया था फ्रेंड्स, मॉल में स्टारबक्स है, वहां पे स्टारबक्स में पानी की बोतल मंगवाई, इट इज कॉस्टिंग 100 रुपी एक पानी के जो नॉर्मल 20 रुपए की होती है, चलो 20 रुपए तो हम खर्चा कर भी डाले, बट एक पानी की बोतल इट इज कॉस्टिंग 100 रुपी। एक घूट पीऊ तो लगे ऐसा 20 रुपए पी गया, मतलब खबर पड़े थे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो फ्रेंड्स ऐसे मिनरल वाटर जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो कंसेशन रेट 1% अप्लाई कर दे, अरे ना चले फ्रेंड्स ऐसा। डन। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया कि उसके ऊपर जबरदस्त अच्छा सा हमारा जीएसटी लगता हो तो उसको कंसेशन रेट में हम कन्वर्ट करना चाहते नहीं है। सो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया कि इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इरिटेड वाटर, इस सिनेरियो में आपको ये स्कीम अप्लाई करनी नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन। सीटीपी है, एनआरटीपी है, दे आर नॉट एलिजिबल। आरसीएम की सबसे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, अगेन दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, दो छोटी छोटी प्रोसीजर्स है फ्रेंड्स जो आपको फॉलो करनी होगी। इट इज लिटिल बिट टाइप ऑफ प्रोसीजर। यू शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill of supply issued by him। फ्रेंड्स आगे हमने डिस्कस किया वो डॉक्यूमेंट जो इश्यू करने वाला है वो डॉक्यूमेंट कौन सा होने वाला है, इट वुड बी फ्रेंड्स बिल ऑफ सप्लाई। कि बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा एज पर विच सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, हमने देखा था आगे टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, याद आवे छे फ्रेंड्स। तो इस सिनेरियो में वो जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसके ऊपर लिखेगा, फ्रेंड्स देखो सब लोगों को 130 करोड़ की हमारी जबरदस्त अच्छी सी पॉपुलेशन है, क्या सबको जीएसटी का नॉलेज होगा? क्या ये वीडियो के 130 करोड़ व्यू आए हुए हैं, क्या सबको पता है कि आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्शन नहीं करना है? गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेंड्स सबको नहीं पता होता कि कंपोज सप्लायर आउटवर्ड के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करता और उसको जीएसटी कलेक्ट करने की उसके पास पावर्स नहीं है। बट सपोज वो जीएसटी कलेक्ट कर ले तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो जाए ना, कलेक्ट करे गवर्नमेंट के पास आए नहीं तो कस्टमर को तो लगे जीएसटी पे हो रहा है, जीएसटी पे हो रहा है, पर गवर्नमेंट के पास तो पहुंच नहीं रहा है। समझे आप? तो डॉक्यूमेंट के ऊपर ही गवर्नमेंट ने क्या लिखवा दिया कि आई एम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड आई एम नॉट, सॉरी ही इज नॉट he is not eligible to collect what टैक्स ऑन सप्लाईज, इतना लिखा हो तो फ्रेंड्स रीजनेबली कोई भी पढ़ा लिखा हो उसको तो पता चल जाए कि ऐसा लिखा है तो भी तुम क्यों जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, ऐसे एक बार क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। पता चला? तो ये थोड़ा प्रोसीजर सिंपल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसका जो भी बिल ऑफ सप्लाई होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि ही इज अप्लाइंग फॉर द पर्पस और ही इज ऑप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, सो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट व्हाट टैक्स। डन। एंड लास्ट he shall mention the words composition taxable person। ये वर्ड्स कहां पे लिखेगा? उसकी टी शर्ट के ऊपर, बोलो, उसकी शादी के कंकोत्री के ऊपर,
तो कहां पे लिखेगा? वो लिखेगा ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेस एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस। मतलब जो जो भी प्रीमाइसिस से वो सप्लाई करता हो उसके उसके प्रोमिनेंट जगह के ऊपर ऐसा लिखा होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। खबर पड़े से। एंड फ्रेंड्स बहुत जगह पे मैं गया हूं, आप भी गए होंगे जहां पे ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा, जहां पे लिखा है कंपोजिशन टैक्स पेयर। पता चला वो क्यों लिखा है? बिकॉज हमारी कंडीशन कहते हैं चल लिख कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ऐसी रिक्वायरमेंट है। एंड वो जब बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसमें भी लिखा होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये बहुत कम देखा है फ्रेंड्स हमने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर, बिकॉज कोई को लोग फॉलो नहीं करते हैं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर है? बट लॉ की रिक्वायरमेंट क्या कहती है? ये दो प्रोसीजर, एक बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर मेंशन करना एंड एक नोटिस बोर्ड के ऊपर आपकी जो भी प्रीमाइसिस है वहां पे मेंशन करना, ये जरूरी बन जाता है फ्रेंड्स। डन है? एकदम क्लियर, मजबूत। तो ये अलग अलग 5 रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है जो एज अ कंपोजिशन पर्सन आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। मैं एक बार फास्ट रिपीट कर दूं, बहुत सिंपल सी आसान सी रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 सीडीपी एनआरटीपी हमारा पे कंपोजिशन सप्लायर बन सकते नहीं है। नंबर 2 आरसीएम के ऊपर जो भी इनवर्ट सप्लाई होगा आपका आरसीएम के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इफ यू आर नोटिफाइड मतलब इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज करंट फाइनेंशियल, जो मैंने आपको दोनों बता दिया, तो आप ये स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे नहीं। कौन सी चीज के? 4 चीज के, जो खाने पीने की चीज है, 3 खाने की चीज है, 1 पीने की चीज है। खाने की चीज कौन सी? आइसक्रीम। मतलब खाने पीने दोनों की चीज है। आइसक्रीम खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। मैं इनिशियल आइसक्रीम खाता हूं, बाद में लास्ट में जो लिक्विड आता है वो पी जाता हूं, एंड वो हमारा फेवरेट होता है लगभग फ्रेंड्स। ओके, तो आइसक्रीम खाने पीने की दोनों की चीज है। पान मसाला कभी हमने टेस्ट नहीं किया, टोबैको टेस्ट नहीं किया, मतलब ये चीज हमको पता नहीं है। मतलब 2 चीज ना खाने पीने की चीज वस्तु, दो चीज में से एक चीज खाने पीने दोनों की चीज वस्तु। शू बोले रे, समझो लॉजिकल है फ्रेंड्स। देखो ये खाने पीने की दोनों की चीज, ये ना खाने पीने की चीज वस्तु, ये ना खाने पीने की चीज वस्तु, एंड ये खाली पिया जा सकता है विच इज वाटर। डन। चलो एक जो पहले खा पी सकते हैं वो आइसक्रीम, उसके ऊपर पानी पिया, हो गया सेटिंग, मगज में क्लियर है? डन। एंड 2 चीज कभी खाने पीने के नहीं, कौन सी? याद है फ्रेंड? पान मसाला टोबैको, कुछ ऐसा सही करते होंगे ना फ्रेंड्स? ऐसा देखा, एग्जैक्ट हमको आता नहीं है फ्रेंड, पर ऐसा ऐसा कुछ करते होंगे। डन। अभी देखो मगज में सेट हो चुका है क्या क्या आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। चलो एक बार ट्राई करो मेरे साथ। आइसक्रीम मेरा फेवरेट है फ्रेंड, जबरदस्त फेवरेट है मेरा आइसक्रीम। चलो फर्स्ट आइसक्रीम, मतलब वो खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, उसके ऊपर क्या पीने का? पानी। तो ठंडा ठंडा लगे, ऐसा ऐसा यहाँ पे थोड़ा हो जाए। एंड मुझे बता दो 2 चीज ना खाने पीने की चीज वस्तु, पान मसाला एंड ये पर्टिकुलर टोबैको। बोलो क्लियर? ये आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं नहीं हो इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट आएगा 2 प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है। बिल ऑफ सप्लाई में लिखना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट, मतलब आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट जीएसटी, एंड आपके बिजनेस के प्रीमिसेस के ऊपर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और कंपोजिशन सप्लायर, ऐसा आपको लिखने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ओके, उसका कनेक्टेड वर्जन ही है हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, आप अकॉर्डिंगली जबरदस्त ध्यान देना फ्रेंड्स। ओके, नंबर 1 बीइंग कंपोजिशन सप्लायर, ध्यान क्या क्या रखना है फ्रेंड्स आपको? नंबर 1 सप्लायर ऑफ सर्विसेज। आहा, क्या गजब पॉइंट, बाप रे बाप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सर्विस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। 10(1) में क्या प्रोवाइड किया? रेस्टोरेंट वाले। 10(1) में क्या प्रोवाइड किया? कैटरिंग वाले। फ्रेंड्स बाकी 2 देखे, फर्स्ट वाज मैन्युफैक्चरर, थर्ड वाज ट्रेडर। याद आवे जा? इस लेक्चर में किया फ्रेंड्स हमने लगभग। मैन्युफैक्चरर, ये रहा ट्रेडर, बाकी यही खाली हमारा वहां पे सर्विस प्रोवाइडर है। बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल? नॉट एलिजिबल। एडवोकेट एलिजिबल? नॉट एलिजिबल। इंजीनियर नॉट एलिजिबल। कोई भी प्रोफेशनल देख लो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर देख लो, यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी नहीं आती है एज पर फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन है? ओके, तो लॉ ने क्या बोल दिया कि आप सर्विस का प्रोविजन करते हो, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, स्टोरी खत्म। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। हाँ, एक्सेप्ट सर्विस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन लेट अस से रेस्टोरेंट कैटरिंग। 10(1) में जो प्रोवाइड किया रेस्टोरेंट कैटरिंग वो आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, यू विल बी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। बोलो क्लियर है? एकदम मजबूत, एकदम जोरदार। सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कुछ गजब बात करते हैं फ्रेंड्स आज लाइफ में। फ्रेंड्स में स्मिथ एयर कंडीशनर्स,
जबरदस्त मेरा बड़ा सा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। फाइनेंशियल ईयर बात कर रहा हूं 1920 की, जिसमें मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। माय फर्स्ट ईयर ऑफ माय ऑपरेशंस, एसी बेचने का मेरा जबरदस्त काम। मैन्युफैक्चरर नहीं हूं फ्रेंड्स, मैं एसी का सेल करता हूं, एसी का सप्लाई करता हूं। बहुत बड़ा कामकाज है, मिनिमम 15-20 एसी मेरे पास होंगे फ्रेंड्स। ओके, जिसको मैं सप्लाई करूंगा, जिसको मैं सेल करूंगा। बात है फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 1920 की, which was my first year of the particular supplies of my goods, supply of goods. Okay, so I'm not manufacturer, I'm just trader. Friends, मेरा first year है। बोलो I'm eligible can knowledgeable for the purpose of composition scheme? Absolutely, friends, I'm eligible for the purpose of composition scheme. Last year मेरे पास कुछ नहीं था, तो I'm eligible for section 10 और ऐसा लिखो composition scheme. I'm eligible for what friends? कॉम्पोजिशन स्कीम। तो मैं स्कीम अप्लाई कर पाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज इट इज माय फर्स्ट ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास कोई टर्नओवर नहीं था, मतलब इट वाज जीरो। शाहरुख खान, तो इट इज अप टू 1.5 करोड़। मैं गुजरात में हूं फ्रेंड्स, मेरा एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में, तो देयरफॉर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। नाउ व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, आप मेरे फर्स्ट कस्टमर, मेरे फर्स्ट क्लाइंट मेरे पास एसी परचेस करने के लिए आए। 1 लाख रुपए का एसी आपने ले लिया, सबसे बेस्ट एसी था, वो आपने परचेस कर दिया फ्रेंड्स। मैं खुश हो गया कि चलो बिजनेस शुरू हो गया फ्रेंड्स। मैंने बनाया, बोलो, टैक्स इनवॉइस के बिल ऑफ सप्लाई। मैंने बनाया आपके लिए फ्रेंड्स बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें लिखा था 1 लाख रुपए का मैंने आपको सप्लाई किया। मैं जीएसटी कंपोनेंट आपसे चार्ज कर सकता नहीं हूं। तो हमारे मन में क्लियर है, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं। एंड मैंने बिल ऑफ सप्लाई में लिखा होगा कि आई एम कॉम्पोजिशन स्कीम, मैंने अप्लाई किया, मतलब आई एम ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स। डन। ओके, तो मैंने इसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज किया होगा नहीं। ओके, 1 लाख रुपए का मेरा ये पर्टिकुलर एसी का इनवॉइस था फ्रेंड्स। आपने मुझे बोला कि सर ये जरा इंस्टॉल करवा देंगे। मैंने बोला उसके चार्जेस है। आपने बोला सर कितने चार्जेस है? मैंने बोला वो तो अलग से लगेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ अलग से लगने वाले हैं। आपने बोला सर कितना? मैंने बोला 20 रुपया। आपके लिए कुछ खास नहीं, खाली टोकन अमाउंट 20 रुपए की आपसे लूंगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से। ओके, अभी मजा आने वाली है। मैंने आपको गुड्स का सप्लाई किया 1 लाख रुपए, एंड सर्विस का सप्लाई किया 20 रुपए। सर्विस का सप्लाई किया 20 रुपए, एंड मैंने आपको एसी सप्लाई किया 1 लाख रुपए। वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम और नॉट? बोलो, वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम और नॉट? खाली मैंने इंस्टॉलेशन करवाया, चलो सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, समझो ना। सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ले लिया। एग्जांपल के तौर पे 2000 रुपए में मैं आपको 1 साल तक सर्विस करके दे दूंगा। मतलब भाई फोन मत करना, भाई घना लोग व्हाट्सएप करे कैसे हमारा सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट ले लेसो તમે, तो इट इज नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? खाली एग्जांपल है फ्रेंड्स। सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया आपका 2000 रुपए का, इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹20। बोलो क्या ख्याल है फ्रेंड्स आपका? 1 लाख का एसी विच इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस की बात करें, इट इज 20 रुपीज, इट इज 2000 ऑफ रुपीज। क्या ख्याल है फ्रेंड्स आपका? मन में क्या आइडिया आ रहा है? बोलो, वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम? मना कर दिया है लॉ ने मुझे। जरा देखो फ्रेंड्स आपकी आंखों से, इट इज सप्लायर ऑफ व्हाट? सर्विसेज। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया है इंस्टॉलेशन। इट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कितना गजब हो गया। तो उन्होंने मुझे क्या बोला? स्मितिया खाली गुड्स का सप्लाई कर, स्मितिया खाली मैन्युफैक्चरर। हाँ, रेस्टोरेंट कोई चिंता नहीं है, रेस्टोरेंट कोई चिंता नहीं है, फूड कोई चिंता नहीं, कैटरिंग को कोई चिंता नहीं है। बाकी यू शुड ओनली बी मैन्युफैक्चरर, यू शुड बी ऑल इन ओनली व्हाट? ट्रेडर फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैं स्लाइड इतनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, स्टोरी खत्म, स्टोरी वहां पे एंड हो जाएगी। आई विल बी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आप समझ रहे हो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट? खाली थोड़ा सर्विस, SERVICES सर्विसेज में से मैंने खाली SE जितना सर्विसेज प्रोविजन अप्लाई किया। मतलब स्लाइड सर्विसेज, स्लाइड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मेक्स मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। थोड़े 1 लाख रुपए के गुड्स के सामने 20 रुपए क्या है? 2000 रुपए क्या है? कुछ नहीं, 2%। खाली 2% विल मेक मी इनएलिजिबल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लॉ इसका रास्ता ढूंढ के लाया है कि आप चिंता ना करो, इतना लड़ने की जरूरत नहीं, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या रास्ता लॉ ने ढूंढा? जबरदस्त रास्ता ढूंढा कि
थोड़ी सर्विसेज चलेगी, हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट अदर देन व्हाट फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट सर्विसेज। मतलब मैन्युफैक्चरर वाले रेस्टोरेंट ना शुरू कर दे प्लीज, ट्रेडर वाले रेस्टोरेंट ना शुरू कर दे प्लीज, उसके अलावा कोई भी सर्विस वो लोग थोड़ा मार्जिनल बेसिस के ऊपर प्रोवाइड कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सिचुएशन में मैंने आपको एसी के साथ थोड़ी सर्विसेज दी है, तो नाउ आई विल नॉट बी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशंस कि मैं थोड़ी सर्विसेज दे पाऊंगा। पर थोड़ी मतलब कितनी? कोई ऐसा बोले मैं थोड़ा खाता हूं, कितना? तो क्या 200-300 रोटी थोड़ी खा लेता हूं, तो इट इज नॉट थोड़ी, वो पड़े जे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो कितनी थोड़ी, कितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाएंगे? तो फ्रेंड्स उसके लिए लॉ ने एक कैप लिमिट फिक्स कर दी है, जो हम यहां पे चेक कर सकते हो। पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम कैन प्रोवाइड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा थोड़ी, रेस्टोरेंट ओनर थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा अदर देन रेस्टोरेंट। अदर देन रेस्टोरेंट, लेट अस से डिलीवरी की सर्विस हो, लेट अस से आप समझ गए, और कोई सर्विस लगभग नहीं हो सकती फ्रेंड्स रेस्टोरेंट के केस में। एंट्रेडर होगा वो थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अदर देन रेस्टोरेंट लिखा है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि रेस्टोरेंट वालों को ये रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है, रेस्टोरेंट वालों को ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट की सर्विसेज के लिए ये लिमिट को ना देखे, ट्रेडर रेस्टोरेंट की सर्विसेज के लिए लिमिट ना देखे। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल रखना होता है, ऐसा समझ सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सर्विसेज थोड़ी प्रोवाइड कर सकता है, रेस्टोरेंट है वो भी कोई अदर थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, जो ट्रेडर है वो भी थोड़ी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। बट थोड़ी मतलब कितनी? अब जरा लिमिट चेक करते हैं। पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम कैन प्रोवाइड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बट अदर देन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं करने का फ्रेंड्स, ऐसा ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू नॉट एक्सीडिंग व्हाट, मतलब ये अप टू लिमिट है, इतना तक आप करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी सर्विसेज? लॉ कहता है 10%। किसका? मेरा क्या आपका? लॉ कहता है ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, सॉरी फ्रेंड्स, इन प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, मतलब जो भी आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर है उसका 10% है, उसका 10% तक आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो चलेगा। और ₹5 लाख हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोविजंस है। सो उन्होंने क्या बोला? विच एवर इज हायर। यहाँ पे फ्रेंड्स अमाउंट आती है तब अर्लियर लेटर नहीं होता, आधे लोग अमाउंट में भी लेके आते हैं अर्लियर, ये ना हो, खबर पड़े से। जहां पे टाइम लिमिट होती है वहां पे देयर इज अर्लियर और लेटर, जहां पे लिमिट होती है वहां पे होता है फ्रेंड्स विच एवर इज हायर के लोअर। यहाँ पे लॉ ने हमारे बेनिफिट के लिए कुछ एक्सटेंड किया है, तो लॉ ने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? विच एवर इज हायर। बोलो, खबर पड़ी? एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। तो फ्रेंड्स थोड़ी रिलीफ आपको अवेलेबल हुई है, थोड़ी रिलीफ हमको अवेलेबल हुई है कि हम ट्रेडर के साथ थोड़ी सर्विसेज भी प्रोवाइड, ट्रेडिंग के साथ थोड़ी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ थोड़ी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले, कैटरिंग वाले उसकी मेन सर्विस के अलावा मार्जिनल थोड़ी अदर सर्विस भी बोलो प्रोवाइड कर पाएंगे। कितनी? टर्नओवर लास्ट ईयर का जो भी आपका होगा उसका 10% और ₹5 लाख, बोलो विच एवर इज हायर। मजबूत है, एकदम क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो फ्रेंड्स हमारे एग्जांपल में जरा एक बार चेक कर लो। तो मेरा लास्ट ईयर तो था ही नहीं, तो क्या करने का? लास्ट ईयर 0 हो गया। देखो फ्रेंड्स लास्ट ईयर 0 हो गया, मतलब टर्नओवर लास्ट ईयर 0, उसका 10% वापस कम्स टू 0 और ₹5 लाख, बोलो क्या करेंगे? विच एवर इज हायर। तो 5 लाख की सर्विस तो पहले साल में आप दे सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली क्लियर। चलो फ्रेंड्स हमारे एग्जांपल में आप चेक करो, मेरा तो फर्स्ट ईयर ही था, तो मैं मेरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 5 लाख तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊंगा, 5 लाख तक मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो वहां तक मैं इनएलिजिबल नहीं हूं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। 5 लाख के ऊपर गया, आई विल अगेन दैट स्कीम विल मेक मी इनएलिजिबल और दैट लिमिट्स विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ, और प्रोविजंस विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। 5 लाख तक करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर क्लियर क्लियर, एकदम मजबूत, पाक्को, श्योर है, डन है। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़िए। तो हमारे कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस में फर्स्ट पॉइंट ऐसा था जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सप्लायर ऑफ सर्विसेज रेस्टोरेंट कैटरिंग के अलावा होगा वो जनरली इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बट सर्विसेज में एक छोटी सी मार्जिनल सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने उसको अलाउ किया है, विच इज लास्ट ईयर आपका जो भी टर्नओवर होगा उसका 10%, उसको कंपेयर करेंगे 5 लाख के साथ, बाद में क्या करेंगे? विच एवर इज हायर। वो जो भी हायर अमाउंट है वहां तक आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, तब तक आप इनएलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। डन। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो, ऑर्डर नंबर 1/2019 डेटेड 1 फरवरी 2019। फ्रेंड्स ये आप 1 मिनट पॉज करके वीडियो पहले आप एक बार खुद से पढ़ लो, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी आगे डिस्कस हो चुका है, बट मैं वापस इसको रिपीट करूं उसके पहले एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार जरा इसको प्लीज देख लो फ्रेंड्स।
चलो फ्रेंड्स, पढ़ लिया, बोलो किसके जैसा लगा। अग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई में हमको कुछ एक्सक्लूड करना था, याद आवे फ्रेंड्स, इंटरेस्ट जो भी होगा, डिस्काउंट जो भी होगा, उसको हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी होगा, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या होगा, सपोज मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में कोई टर्नओवर था ही नहीं, इट इज जीरो टर्नओवर, तो मुझे करंट ईयर में, मतलब हम जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में, वहां तक फ्रेंड्स हम कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, 5 लाख तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तब तक अब बने रहेंगे एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। डन। अभी फ्रेंड्स ये जब हम 5 लाख यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं, अभी उसमें क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट एलिमेंट कितना था, लेट अस से 6 लाख ऑफ रुपीज, तो बाप रे बाप, मेरी लिमिट तो एग्जॉस्ट हो गई एंड मैं तो इनएलिजिबल हो गया फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। खबर पड़ी, ये लिमिट के ऊपर आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, लिमिट तक आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, यू विल रिमेन एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम कि मैंने कोई जगह पे लोन दिया था, मैंने कोई जगह पे फिक्स डिपॉजिट रखा था, उसका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 6 लाख रुपए, तो उसका इंटरेस्ट है, तो अगेन इट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो कहते हैं ना 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 ना, जब आप ये पर्टिकुलर 5 लाख की, मतलब जो भी लिमिट हमारे पास अवेलेबल है, उसमें 6 लाख को हम यहाँ पे कवर करने वाले नहीं है, समझे। मतलब ये जो 5 लाख जो हम सर्विसेज करंट में प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्सक्लूडिंग व्हाट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट फॉर व्हिच वी हैव गिवन द लोन, फॉर व्हिच देयर इज सम डिपॉजिट्स। खबर पड़ी एग्जैक्टली, खबर पड़े फ्रेंड्स, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। जो करंट में आपके पास लिमिट अवेलेबल हुई है, उस लिमिट में ये आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको आप निकालो, उसको कंसीडर, लिमिट में उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा ध्यान दे देना, देखो क्या हुआ। एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, ओके, एंड एग्जांपल के तौर पे हमारा टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारा टर्नओवर था लेटर से 1 करोड़, सो वी आर एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम। अभी इस साल में वी आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अभी फ्रेंड्स कौन से लिमिट तक हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, हम यहाँ पे ट्रेडर है, तो कौन सी लिमिट तक हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो लिमिट कैलकुलेशन करने के लिए फ्रेंड्स देखो, हमको करना होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर का 10%, मतलब ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 10 लाख ऑफ रुपीज। नंबर बी, उसको हम कंपेयर करेंगे 5 लाख के साथ। फाइनली लाइफ में क्या करेंगे, विच एवर इज हायर, और व्हाट सीम्स टू बी हायर, ऑब्वियसली फ्रेंड्स 10 लाख सीम्स टू बी हायर, फ्रेंड्स 10 लाख तक हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे फ्रेंड्स। डन। अभी एग्जांपल के तौर पे ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स रियली जो जेन्युइन हमने सर्विसेज प्रोवाइड की है वो कितने की है, 3 लाख रुपीस की है, एंड जो हमारा कोई जगह पे फिक्स डिपॉजिट था उसका इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है, लेट अस उसका इंटरेस्ट हमको रिसीव हो रहा है 4 लाख ऑफ रुपीस, एंड जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड किया लेट अस इट इज 8 लाख ऑफ रुपीस। तो बोलो फ्रेंड्स, वेदर दिस विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, एब्सोल्युटली ना, बिकॉज इस इंटरेस्ट को हमको यहां पे कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 लाख है, इट इज विद इन द लिमिट ऑफ रुपीस 10 लाख, जो हमारी लिमिट आई है, तो अकॉर्डिंगली आई विल स्टिल रिमेन एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। फर्दर मैं 2 लाख तक की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, वहां तक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली खबर पड़ी फ्रेंड्स। ये एक्सक्लूजन कैसे हम अप्लाई करेंगे, जो भी आपकी लिमिट आएगी उस लिमिट में आप ये इंटरेस्ट उसको यहां पे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सक्लूजन्स थे जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंड्स। नंबर 1, आप सर्विसेज का सप्लाई नहीं कर सकते हो, ओके, अदर देन रेस्टोरेंट कैटरिंग, बट उसका हमने लिमिट देख लिया फ्रेंड्स। अभी एक आप लिमिट के साथ सर्विसेज का सप्लाई डेफिनेटली बेसिस के ऊपर कर पाएंगे। लिमिट कितनी होगी फ्रेंड्स, वो मार्जिनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाएंगे, जो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका टर्नओवर होगा उसका 10% और रुपीस 5 लाख, बोलो विच एवर इज हायर, ये लिमिट तक आप सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन। फ्रेंड्स अभी समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा अमेंडमेंट है, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। फ्रेंड्स अब तक कौन से लोग ऐसे थे जो ये स्कीम अप्लाई कर सकते थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले थे, एंड ट्रेडर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सर्विस प्रोवाइडर्स है, कंपनी सेक्रेटरी सर्विस प्रोवाइडर्स है, इंजीनियर्स सर्विस प्रोवाइडर्स है, अदर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनके लिए स्कीम नहीं बनी थी। मैन्युफैक्चरर देखो उनके लिए स्कीम है, कैटरर रेस्टोरेंट के लिए स्कीम है, ट्रेडर्स के लिए स्कीम है, बाकी स्कीम नहीं है। एंड वापस एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सर्विस वालों के लिए मना कर दिया कि इफ यू आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, this exception makes us ineligible for the purpose of, as a chartered accountant, as a professional, as a service provider, this makes us ineligible for the purpose of composition scheme. Done. But friends देर आए दूरस्थ आए, हमारे लिए भी स्कीम आई है which is section 10 subsection 2A, which is a very very important amendment for our examination friends। मतलब यहाँ पे हम ऐसा डिस्कशन करेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है like us, chartered accountant, company secretary and so on, तो ये भी एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बट हमारे लिए डिफरेंट सेक्शन है which is section 10 subsection 2 कैपिटल।
डन। ओके, तो जनरल सेंस में हमारे मन में ऐसी क्लैरिटी रहेगी कि सर्विस प्रोवाइडर जनरली इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम एज पर 10(1), 10(2). बट वापस एक बार 10(2)(a) हमारे पास नई सेक्शन आई है, दिस मेक्स अस एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। बट बहुत डेविएट हो जाएंगे, तो इसका डिस्कशन हम आगे जाके कंसीडर करेंगे। अभी जो हमारा डिस्कशन है उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। डन। बट आपको थोड़ा ध्यान रहे कि सर्विस वाले भी, मतलब जो भी सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो भी एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन। तो कौन एलिजिबल नहीं है? सर्विस प्रोवाइडर्स एलिजिबल नहीं है, बट इट इज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 कैपिटल ए। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं फ्रेंड्स, इट इज सब्जेक्ट टू 10(2)(a) एंड एस्ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि भी एक मार्जिनल लिमिट आपके पास अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस प्रोविजन। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ो। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। मतलब फ्रेंड्स आप नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करते हो, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, बाद में लेटर से हमारा अल्कोहलिक लिकर, फ्रेंड्स इसका आप सप्लाई करते हो विच आर नॉन टैक्सेबल इन नेचर, जिसके ऊपर जीएसटी की लेवी ही नहीं है। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, जिसके ऊपर जीएसटी की लेवी ही नहीं है, ऐसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई का गुड्स, मतलब ऐसे नॉन टैक्सेबल गुड्स का आप सप्लाई करते हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? कंपोजिशन स्कीम। खबर पड़े छे? तो दिस सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन लेवी। अब एक जोरदार बात आपको बताऊं, देखो फ्रेंड्स, हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, थोड़ा ध्यान रहो तो फ्रेंड्स आपका। ये रहा मिस्टर स्मिथ है, कंपोजिशन सप्लायर है, एलिजिबिलिटी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, आउटवर्ड सप्लाई किया मैंने टैक्सेबल एज वेल एज एग्जैम्प्ट। ओके, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि मैन्युफैक्चरर होगा तो जीएसटी लायबिलिटी दोनों के ऊपर आएगी, व्हिच वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, बिकॉज वहां पे वर्ड इस्तेमाल किया है 1% ऑफ टर्नओवर इन दिस स्टेट, एंड ट्रेडर के लिए कौन सा वर्ड है? टैक्सेबल। आपका जो भी होगा उसका 1% हम यहाँ पे करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली 30 एंड 20 लाख रिस्पेक्टिवली हमने 1% अप्लाई किया फ्रेंड्स। मैंने जानबूझ के एग्जांपल में ऐसा नहीं लिखा था कि नॉन टैक्सेबल। आप टर्नओवर में चेक करो ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल है, खबर नहीं पड़े प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। आप डेफिनेशन चेक करो ना टर्नओवर की, अग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन चेक करो, उसमें तो टैक्सेबल भी था ना, एग्जम्प्ट भी था ना, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल आल्सो। खबर पड़े छे? एग्जम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल आल्सो, तो उसमें नॉन टैक्सेबल भी होगा, नील रिलेटेड भी होगा, सारा होगा। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जम्प्ट वर्ड इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो वो प्योर एग्जम्प्ट है, वो प्योर एग्जम्प्ट है जिसके ऊपर स्पेसिफिकली एग्जम्पशन लॉ ने प्रोवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे नॉन टैक्सेबल इंक्लूड कर दूंगा ना, तो वो मेरी एलिजिबिलिटी ही नहीं रहेगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आप समझ रहे हो? चलो एक एग्जांपल छोटा सा बनाओ तो आपको एकदम जबरदस्त क्लैरिटी आए फ्रेंड्स, एंड वही हमारा मोटिव है फ्रेंड्स। चलो एग्जांपल के तौर पे मिस्टर स्मिथ है, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, एंड फॉर दिस ईयर आई एम एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैं इस साल के लिए फ्रेंड्स एलिजिबल हूं फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन। चलो मैंने करंट ईयर में कितना सप्लाई किया वो आपको बता दूं फ्रेंड्स। मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया है, लेट अस से 20 लाख रुपीस का। नंबर बी फ्रेंड्स, मैंने एग्जैम्प्ट सप्लाई भी किया है, मैंने एग्जैम्प्ट सप्लाई किया है लेट अस से 10 लाख रुपीस का। फ्रेंड्स मैंने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया, आपको पता है फ्रेंड्स नॉन टैक्सेबल इज आल्सो एग्जैम्प्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन टैक्सेबल। ओके फ्रेंड्स, मैंने नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी किया है लेट अस से 3 लाख ऑफ रुपीस का। बोलो फ्रेंड्स, आई एम मैन्युफैक्चरर, केस 1 आई एम मैन्युफैक्चरर, केस 2 आई एम ट्रेडर। बोलो फ्रेंड्स, व्हाट वुड बी माय लायबिलिटी ऑफ जीएसटी? खबर पड़ेगी फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टर्नओवर एंड ट्रेडर इज 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। डन। टर्नओवर में सारा आ गया, नॉन टैक्सेबल भी आ गया, एग्जम्प्ट भी आ गया, बिकॉज एग्जम्प्ट में नॉन टैक्सेबल भी आ जाता है फ्रेंड्स, तो सारा हमको इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है, बोलो क्या ख्याल है फ्रेंड्स आपका? ये कौन से अमाउंट का मैं 1% करूं, यहाँ पे कौन से अमाउंट का मैं 1% करूं? बोलो क्या कहता है आपका दिल? फ्रेंड्स I am not eligible for composition scheme only. Friends, I am not eligible for composition scheme. क्यों सर? अरे मैंने कर दिया है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो दिस विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ये रेट बेट के तो चिंता ही तुम भूल जाओ फ्रेंड्स, नॉर्मल पेमेंट स्कीम अप्लाई कर देना पड़ेगा तुमको।
once you become ineligible for the purpose of composition scheme, meaning thereby you will be required to pay tax as per normal payment scheme. जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करो, इनवर्ड के ऊपर टैक्स का पेमेंट करो, आईटीसी क्लेम करो, बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दो, वो सारा हमारा जो नॉर्मल पेमेंट स्कीम है वो आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब समझ रहे हो फ्रेंड्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आप इनएलिजिबल हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन है, एकदम क्लियर। तो सर यहाँ पे टर्नओवर में तो इंक्लूड किया है, एग्जम्प्ट सप्लाई है फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये एग्जम्प्ट सप्लाई में तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आ गया, बट फ्रेंड्स ये जो आपको चेक करना है वो अग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। एंड ये अग्रीगेट टर्नओवर हम कंसीडर करते हैं जनरली टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, मतलब हमको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी के लिए हमको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करना है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर में तो सारा एग्जाम सप्लाई, जिसमें नॉन टैक्सेबल भी होगा, जिसमें नील रेट भी होगा, जिसमें एग्जाम सप्लाई भी होगा, वो सारा इंक्लूड करके हमको इस साल की एलिजिबिलिटी निकालनी है। मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई को अग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करो टू डिटरमाइन व्हाट एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। बट जो आप करंट ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो ना, तो इनएलिजिबल ही हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आप समझे फ्रेंड्स जो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, एग्जांपल ले रहा हूं बट आप बरोबर समझने का ट्राई करो। मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर टैक्सेबल भी था, मतलब टैक्सेबल भी था, नील भी था, एग्जम्प्ट भी था एंड नॉन टैक्सेबल भी था, मतलब सारा इंक्लूड करके मुझे लिमिट कंपेयर करनी होगी ऑफ 1.5 करोड़ के 75 लाख। बट जो करंट में मैंने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया ना, स्टोरी खत्म, आई विल बी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम। मतलब टर्नओवर में, टर्नओवर के कैलकुलेशन में लास्ट ईयर में जब डिटर्मिनेशन एलिजिबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं तब डेफिनेट उसको इंक्लूड करो। बट करंट ईयर में जो आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया, स्टोरी एंड्स, यू कैन नॉट अप्लाई, मतलब यू कैन नॉट कंटिन्यू विद व्हाट फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। मजबूत है, डन। सो मैंने एग्जांपल में क्या किया था, खाली एग्जम्प्ट सप्लाई लिखा था, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को उस इंटेंशन से इंक्लूड नहीं किया था। यहां पे देखो फ्रेंड्स, हमारा नॉन टैक्स खाली एग्जाम सप्लाई वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किया, मैंने नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्यों इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज दैट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। एग्जैक्टली खबर पड़ी फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स। चलो फर्स्ट, सीटीपी एनआरटीपी कॉम्पो स्कीम अप्लाई कर सकते नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते चलो, सीटीपी एनआरटीपी कॉम्पो स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते नहीं है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा, इनवर्ट सप्लाई होगा, सप्लाई इज कवर्ड बाय आरसीएम, मुझे टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मैं नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कौन से आइसक्रीम है, पहले तो आइसक्रीम है, बाद में पानी है एंड बाद में पान मसाला एंड टोबैको है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपका ये मैन्युफैक्चरिंग होगा तो भी एलिजिबल नहीं हो, करंट फाइनेंशियल में आपका ये मैन्युफैक्चरिंग हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो फ्रेंड्स। एंड आपको इनवॉइस के जो भी आपका बिल ऑफ सप्लाई होगा उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन सप्लाई नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। एंड आपके कोई भी प्रीमिसेस के ऊपर जहां पे आप सप्लाई करते हो, मतलब सारे प्रीमिसेस को आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। दैट कौन एलिजिबल नहीं है, नंबर 1 जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, और उसके लिए 10(2)A बन चुका है जो हमने डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। एंड जो ट्रेडर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो हमारे रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको एक मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड करने की लिमिट अवेलेबल हो चुकी है, व्हिच इज फ्रेंड्स 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और रुपीस 5 लाख बोलो whichever is higher. Done? चलो आगे चेक करो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स। मतलब जो फ्रेंड्स आप इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई करते हो, इट इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। जबरदस्त इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। जो फ्रेंड्स आप इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मतलब जो आपने एक सिंगल रुपए की चॉकलेट गुजरात से राजस्थान फेंकी, इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इंट्रास्टेट सप्लाई ही करो, ओनली एंड ओनली इंट्रास्टेट सप्लाई, तो ही आपको एलिजिबिलिटी आएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एक सिंगल रुपए की चॉकलेट आपने बाहर इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी सेक्शन 24 के हिसाब से, खबर पड़े जाए, वो तो कॉम्पो में भी कंपलसरी है, पर इंटरस्टेट सप्लाई एक सिंगल रुपए का किया तो भी कंपलसरी है। एंड यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मेंटेन रहेगी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मतलब जो भी आपको करना है इंटरस्टेट सप्लाई करो, इंट्रास्टेट सप्लाई ही करो। इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो यू विल बी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम। याद रहे लो। एंड एक जोरदार बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे यूज किया गया है, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, पता है, गुड्स। मतलब बोलो इंटरस्टेट सर्विसेज का सप्लाई कर सकते हो आप, हाँ, जो मार्जिनल सर्विसेज की बात हुई ना फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो, तो मार्जिनल सर्विसेज की बात हुई है, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% और रुपीस 5 लाख बोलो whichever is higher, वो आप इस करंट ईयर में उतना आप लेटर से कर सकते हो, टर्नओवर उतना आपका सर्विसेज का हो सकता है, उसमें चिंता नहीं है। वो इंटरस्टेट डेफिनेट बेसिस के ऊपर हो सकता है, पर आपका गुड्स का जो भी सप्लाई होगा वो इंटरस्टेट नहीं हो सकता।
वो इंट्रा ही होना चाहिए, पर सर्विस का सप्लाई आपका इंटर होगा तो चलने वाला है। से एकदम क्लियर, मजबूत। चलो फ्रेंड्स, एक जोरदार बात आपको पूछूं, फ्रेंड्स क्या हुआ पता है? स्मिथ लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है, सेक्शन 10 के हिसाब से कॉम्पो सप्लायर है, मजबूत। उसने आउटवर्ड सप्लाई किया इंट्रास्टेट, बोलो चलेगा ना? क्या कलेक्शन हुआ होगा? C+S। अरे ना कलेक्ट करा, C+S आई कैन नॉट कलेक्ट, कलेक्शन इज नॉट परमिसिबल, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स। मैंने कुछ इनवर्ड सप्लाई लिया रजिस्टर्ड पर्सन से, मैं रजिस्टर्ड गुजरात में था, वो गोवा से था, उसने मुझे चार्ज किया होगा IGST, एब्सोल्युटली यस, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो तो डेफिनेटली मुझे क्या चार्ज करने वाला है फ्रेंड्स? IGST। बोलो वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। इंटरस्टेट सप्लाई इनवर्ड लिया है, गुड्स 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 फ्रेंड्स, गुड्स, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, आउटवर्ड सप्लाई भी गुड्स, बिकॉज ये जो इंटर की रिस्ट्रिक्शन है वो गुड्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। चलो फ्रेंड्स बोलो क्या कहता है आपका दे? मेरा आउटवर्ड सप्लाई इंट्रा था, इनवर्ड सप्लाई इंटर है, गुड्स का, दोनों गुड्स का सप्लाई है। बोलो वेदर आई विल बी एलिजिबल और नॉट। क्या कहता है दिल? चेक करो फ्रेंड्स, वर्ड्स कौन से? सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट, 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 बोलो बोलो, आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब आपका आउटवर्ड इंटर नहीं चलेगा, आपका आउटवर्ड इंटर नहीं चलेगा। क्या इनवर्ड इंटर चलेगा? हो, इनवर्ड में कौन सा तकलीफ है, इनवर्ड इंटर होने दो, कोई चिंता नहीं है। एलिजिबल? एब्सोल्युटली यस, आई विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? कॉम्पोजिशन स्कीम। बोलो खबर पड़ेगी, आउटवर्ड इंटर नहीं होना चाहिए गुड्स का। वापस एक बार, इनवर्ड तो इंटर हो, इंट्रा हो, गुड्स हो, सर्विस हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। आपका जो आउटवर्ड होगा वो इंटर गुड्स में नहीं चलेगा फ्रेंड्स, इंटर सर्विस होगी तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। छोटी सी समरी यहाँ पे बना दे एक्सक्लूसिवली आपके लिए फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे कॉम्पो सप्लायर है, ओके, ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, डन। चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुड्स की, सर्विसेज की, यहाँ पे बात कर रहे हैं गुड्स की, सर्विसेज की। ये डायग्राम बना रहे याद रखने के लिए नहीं फ्रेंड्स, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ पे कवर करने के लिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। C+SI मतलब ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स? C+S मतलब इंट्रा हुआ, आई का मतलब इंटर हुआ। बोलो चलेगा? ओ दौड़ेगा, कोई चिंता नहीं है। इनवर्ड तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका इनवर्ड कुछ भी हो सकता है, C+S वाला भी चलेगा, आई वाला भी चलेगा, ये भी C+S चलेगा, या आई भी चलेगा। डन। अभी अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे GST कलेक्ट तो करना नहीं है, वी आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट GST। चलो फ्रेंड्स अभी सोच समझ के मुझे बताना, आउटवर्ड सप्लाई गुड्स का, आउटवर्ड सप्लाई सर्विसेज का। बोलो इंट्रा ही होना चाहिए? हाँ इंट्रा चलेगा, बट इंटर चलने वाला नहीं है, इंटर चलने वाला नहीं है। सर्विस का सप्लाई आउटवर्ड, सॉरी इंट्रा इंटर कुछ भी चलने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगेन आप फ्रेंड्स रेस्टोरेंट देखो, रेस्टोरेंट में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है, तो करो, हमको कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चेक करो, रिस्ट्रिक्शन गुड्स के ऊपर है, वो भी आउटवर्ड के ऊपर है, एंड वो इंटर वापस एक बार। बोलो मजबूत, एकदम क्लियर, खबर पड़ा जाए एक एक वर्ड कितना रेलेवेंस रखता है फ्रेंड्स, वो आप खाली सोच, गजब गजब है फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाओ। फर्स्ट, जनरली सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्कीम नहीं है, बट जो मैंने आपको बताया, इट इज सब्जेक्ट टू 10(2)(a। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर्स भी एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, उनके लिए अलग से हमने सबसेक्शन बना दिया, सबसेक्शन 2 कैपिटल है। पॉइंट नंबर 2, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स है, जो भी हमारे ट्रेडर्स है, जो भी हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं, वो फ्रेंड्स मार्जिनल सर्विसेज अदर देन उनका जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, उनके अलावा मार्जिनल सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर पाएंगे एक लिमिट के साथ। जो लिमिट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख। बोलो क्या करेंगे? व्हिचएवर इज हायर। डन। चलो फ्रेंड्स नंबर नेक्स्ट, अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई करेंगे। वापस एक बार यहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स है, ध्यान दिया फ्रेंड्स आपने?
सप्लायर ऑफ गुड्स है विच आर नॉन लेविएबल टू टैक्स। ओके, तो जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करेंगे इन रिलेशन टू नॉन टैक्सेबल गुड्स, अगेन इट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नॉन टैक्सेबल गुड्स का जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे इट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे गुड्स का, वापस एक बार, इट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई आप कर सकते नहीं हो। मजबूत है। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो, अभी बहुत आसान, अभी बहुत आसान। ये दो स्लाइड टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया बहुत प्रॉपर्ली। नाउ फ्रेंड्स, पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। मतलब फ्रेंड्स आप इको के थ्रू सप्लाई करते हो। इको मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो हम सीए फाइनल में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। प्लस वो लायबल है टू कलेक्ट टीसीएस, मतलब यू आर लायबल टू कलेक्ट अ टैक्स अंडर सेक्शन 52। सर क्या है टीसीएस? सीए फाइनल। क्या है ई कॉमर्स ऑपरेटर? थोड़ा बेसिक आपको बता दूं, ये अमेजॉन है, वो खुद से भी सप्लाई करता है बट मेरे गुड्स वहां पे लिस्ट कर सकता हूं। फ्लिपकार्ट है, मेरे गुड्स वहां पे लिस्ट कर सकता हूं। पेटीएम है, मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, मेरे गुड्स वहां पे लिस्ट कर सकता हूं। तो ये कौन हो गए फ्रेंड्स? ई कॉमर्स ऑपरेटर। पता चला? तो मैं नॉर्मल रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, मैं उनके थ्रू गुड्स का सप्लाई करता हूं, मैं उनके पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हूं, उनके थ्रू मैं गुड्स का सप्लाई करता हूं। तो मैं सप्लाई करता हूं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। बट कैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर? हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। क्या है टीसीएस? फ्रेंड्स सीए फाइनल, अभी ये टाइम ही नहीं उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर सके फ्रेंड्स। ओके, अभी हम कंपोस्ट सप्लायर में स्ट्रगल कर रहे हैं ये खत्म करने में, इसका परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। तो अभी टीसीएस में जाने का कोई मतलब नहीं है, कोर्स में होता डेफिनेटली इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, बट ये फ्रेंड्स अभी टाइम ही नहीं उसको डिस्कस करने का। इतना समझ लो, मैं इको के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं, हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा फॉरवर्ड फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। नंबर 1, मैं सर्विस का सप्लाई नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट वालों को अलग बात है, मैं सर्विस का सप्लाई नहीं कर सकता एज अ कंपोजिशन स्कीम। बट सबसेक्शन 2 कैपिटल है, सर्विस प्रोडक्ट के लिए अलग से बना है। मतलब ये जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, ये हमारा ट्रेडर है, वो एक अमाउंट, एक मार्जिनल सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, और रुपीस पर बोलो क्या करेंगे? व्हिचएवर इज हायर। मैं नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकता, मैं इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई कर सकता नहीं हूं, बिग कंपोजिशन सप्लाई फ्रेंड्स। वो करूंगा तो इट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। डन। थर्ड हमने जो डिस्कस किया, फोर्थ हमने जो डिस्कस किया, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करूंगा हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, दैट विल अगेन मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है जो मैन्युफैक्चरर और नोटिफाइड गुड्स के, मतलब ये करंट ईयर की बात है फ्रेंड्स, ये करंट ईयर की बात है। जो आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, अगेन इट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। देन ये नोट एक बार आप ध्यान से पढ़ लो फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से पढ़ लो। आगे का वीडियो बाद में देखना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बट एक बार पॉज करके ये खास आप देखना फ्रेंड्स ध्यान से। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स। जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया डायग्राम के साथ फ्रेंड्स। कंपो सप्लायर होगा इनवर्ड, अरे गुड्स हो, सर्विस हो, इंट्रा हो, इंटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। हाँ, आउटवर्ड हो, उसमें गुड्स का इंटर चलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। सर्विस होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स का इंटर हो तो भी हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो इतना ध्यान में आपको रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, टू रिसीव इंटरस्टेट गुड्स, इंटर सप्लाई सर्विस ऑफ गुड्स एंड आल्सो मेक इंटरस्टेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो मैंने आपको बताया, इंटरस्टेट इनवर्ड भी चलेगा, आउटवर्ड भी चलेगा ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया, यहाँ पे उसका मैंने कंटेंट प्रेजेंट किया हुआ है। बोलो क्लियर है? डन। एंड ये हमने 8 नंबर देख लिया फ्रेंड्स, विच इज मार्जिनल सर्विसेज, जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? आज के सेशन में इतना रखते हैं, स्कीम अभी खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट लेक्चर में स्कीम खत्म होगी, बाद में उसके एग्जांपल्स होंगे, तब जाके मगज में एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स आपके मन में कंपोजिशन स्कीम का आ जाएगा फ्रेंड्स। डन। तब तक जो भी डाउट्स आपके मन में हो प्लीज शेयर मत करना, बिकॉज स्कीम खत्म होनी बाकी है फ्रेंड्स। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, उसको लिस्ट बना देना। मैंने ऑलवेज ऐसा ट्राई किया है कि आपके मन में डाउट क्रिएट हो, वो डाउट इमीडिएटली सॉल्व करो फ्रेंड्स। ऐसी मेरी ऑलवेज आपके साथ ऐसी रिक्वेस्ट रही है, ऑलवेज मेरी ऐसी विश हो कि आप डाउट्स मैक्सिमम क्रिएट करो, मैक्सिमम में उसको आपके साथ डिस्कस करो, उसको सॉल्व करो। बट अभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज स्कीम खत्म नहीं हुई है। अननेसेसरी आप फ्यूचर का सोच के डाउट्स क्रिएट करोगे, वापस एक बार फ्यूचर में वो क्लैरिटी बरोबर पिक्चर में नहीं आएगी। तो आपके जितने भी डाउट्स अभी आप लिस्ट देखते चलो, स्कीम एक बार खत्म होने दो, बाद में वो डाउट लगभग सॉल्व हो जाएंगे। बाद में डाउट बचते हैं ना, तो फ्रेंड्स उसको हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज स्कीम अभी पेंडिंग है। डन है? क्लियर? तो एक छोटा सा यहाँ पे आप इतना लिस्ट एक बना दो फटाफट, जितने में आपके डाउट्स आते हैं वो। डन। चलो मैं शुरू करता हूं अब तक के सेशन का फास्टेस्ट कंक्लूजन। चलो फ्रेंड्स शुरू हो जाओ। ये कंपोजिशन स्कीम बहुत इंटरेस्टिंग, एग्जाम के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगी फॉर श्योर फ्रेंड्स, नवकार में।
ओके चलो, ऑप्शनल स्कीम है, रेगुलर पेमेंट स्कीम भी फॉलो कर सकता हूं, ये 10 सेक्शन 10 भी मैं फॉलो कर सकता हूं, विच इज कंपोजिशन स्कीम। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, ये एलिजिबल किन लोगों के लिए होगा, तो फ्रेंड्स मैं चेक करूंगा मेरा टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज अप टू 1.5 करोड़ आई एम एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, इफ इट इज एक्सीडिंग 1.5 करोड़ इट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लिमिट इज रुपीज व्हाट फ्रेंड्स 75 lakhs। स्पेशल कैटेगरी स्टेट आप यहां पे चेक कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। Okay, now what I need to check is aggregate turnover in preceding financial year. If I have not started supplying any goods or services in preceding financial year, तो मेरा टर्नओवर करंट ईयर के लिए मतलब मेरा टर्नओवर तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो मेरा पहले साल में ऑलवेज एलिजिबिलिटी आएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। पॉइंट नंबर 2, एक बार में एलिजिबल, लाइफ टाइम एलिजिबल, एक बार में इनएलिजिबल, लाइफ टाइम एलिजिबल, ना 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 ना, एवरी ईयर आई नीड टू चेक मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। लास्ट ईयर का मुझे टर्नओवर चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन लेना होगा कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। पॉइंट नंबर 3, मेरे एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, उसका एग्रीगेट करके मुझे यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। कोई भी मेरा एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में होगा, लिमिट एप्लीकेबल जो होने वाली वो कितने होने वाली है, 75 lakhs ऑफ रुपीस। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा फ्रेंड्स, तो मेरा सारा आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड होगा, जिसमें टैक्सेबल है, जिसमें एग्जम्प्ट है, जिसमें एक्सपोर्ट्स है, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन पर्सन हैविंग सेम पान। अभी आपको डाउट आएगा सर ये इंटरस्टेट सप्लाई तो एलिजिबल ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन, चलो गुड्स की बात है, गुड्स के एलिजिबल ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैं रिपीट करूंगा, ये एग्रीगेट टर्नओवर हमको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टोटल में इंक्लूड करना है। आप समझे, ये मैंने किया था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको टोटल में इंक्लूड करना पड़ेगा। करंट ईयर में करूंगा तो इट विल मेक मी एलिजिबल, बट लास्ट ईयर मैंने किया था करंट ईयर की मैं डिटरमाइन कर रहा हूं एलिजिबिलिटी, लास्ट ईयर मैंने किया था करंट ईयर में मैं डिटरमाइन कर रहा हूं उसकी एलिजिबिलिटी, तो लास्ट ईयर के टर्नओवर में तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। खबर पड़े जाए, ये एक्सपोर्ट सॉरी ये मेरा एक्सपोर्ट है, वो तो इंटरस्टेट सप्लाई, स्पेसिफिकली इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। करंट ईयर में मैंने एक्सपोर्ट किया तो आई विल बी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अरे बट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया है तो लास्ट ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर को मैं तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना करंट ईयर की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं। एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी मैंने किया हुआ था, बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया था वो लास्ट ईयर में किया था, सो लास्ट ईयर आप इनएलिजिबल थे, बट करंट ईयर की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए लास्ट ईयर का नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, लास्ट ईयर का इंटरस्टेट सप्लाई हो बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान, लास्ट ईयर का आपका एक्सपोर्ट उसको इंक्लूड तो करना पड़े ना करंट ईयर के एलिजिबिलिटी के लिए। आई थिंक अभी खबर पड़ी फ्रेंड्स एग्जैक्टली आपको। एंड जीएसटी कंपोनेंट को एक्सक्लूड करना है, इनवर्ड जो सप्लाई होगा ऑन विच टैक्सेस पेमेंट है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको भी एक्सक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है। ये एग्जाम सप्लाई में हम इंटरेस्ट एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट जो फीचर्स है, बेसिक फीचर्स है, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली कंपलसरी। जीएसटी कलेक्शन में आउटवर्ड सप्लाई करूंगा, मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं। इनवर्ड होगा, रजिस्टर्ड पर्सन से होगा, आरसीएम होगा, तो मुझे जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो भी मैंने टैक्सेस का पेमेंट किया उसकी मुझे आईटीसी मिलने वाली नहीं है। ओके, एंड जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई उसका 1% 5% मुझे गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो डॉक्यूमेंट में इश्यू करूंगा वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प कि मेरा जो रेट होने वाला वो कितना होने वाला है। मैन्युफैक्चरर होगा 1% ऑफ टर्नओवर इन दिस स्टेट। बात हाँ, यहां पे ऐसा क्यों लिखा इन दिस स्टेट और यूटी, चलो बताओ यहां पे ऐसा क्यों लिखा इन दिस स्टेट और यूटी, बिकॉज मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता नहीं हूं। सो मैंडेटरी लिखना क्या पड़ेगी, चीज बाकी रहती है, इट इज इंटरस्टेट मतलब इन दिस स्टेट और यूटी फ्रेंड्स। डन, तो मैन्युफैक्चरर होगा तो इट वुड बी 1% ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट। इस टर्नओवर में टैक्सेबल भी आ गया, एग्जम्प्ट भी आ गया, पर नॉन टैक्सेबल नहीं आएगा, एक्सपोर्ट्स नहीं आएंगे, इंटर सप्लाई बिटवीन इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान वो नहीं आएगा, बिकॉज वो मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई करूंगा मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। मैं एक्सपोर्ट करूंगा इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, इट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एंड लास्ट में इंटर सप्लाई करूंगा बिटवीन द पर्सन हैविंग सेम पान, इट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको बोलना हो कि 1%, तो 1% किसका बोलेंगे, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जैम्प्ट का। बोलो एग्जाम में वो वापस एक बार नॉन टैक्सेबल को इंक्लूड करने वाले हम नहीं है। आई थिंक खबर पड़ी, एग्जैक्ट डिफरेंस अब है। ओके, नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट कैटरिंग, अगेन इट इज 5% ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट और ड्यूटी। ये टर्नओवर में टैक्सेबल भी आ गया, एग्जम्प्ट भी आ गया फ्रेंड्स। एंड जो ट्रेडर्स होंगे उनका जो 1% है वो टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के ऊपर हम कंप्यूट करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरर 1, रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले 5, एंड वापस एक बार ट्रेडर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 1%। सम कंडीशंस आर देयर, सीटीपी एनआरटीपी ये स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे नहीं, उनके लिए स्कीम बनी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आरसीएम के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आएगी। इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आइसक्रीम है, बाद में सीक्वेंस में जाता है फ्रेंड्स, आइसक्रीम है, बाद में लेटेस्ट इट इज एडिबल आइस आल्सो, एंड बाद में जो ऑयल इरिटेड वाटर्स है, बाद में जो ना खाने पीने की चीज वस्तु है वो विच इज टोबैको एंड पान मसाला, इसका मैन्युफैक्चरर हो। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि
आपको बेसिक परसेंटेज में क्यों जाना चाहिए, आप जो हायर रेट है वही अकॉर्डिंगली आप पे करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके बिल ऑफ सप्लाई में आपको लिखना पड़ेगा नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, आपके प्रीमाइसेस के ऊपर आपको चिपकाना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा कि यू आर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। जबरदस्त टेक्निकल डिस्कशन था। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट कैटरिंग आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, बट मैंने उसके दो रेफरेंस आपको बताए। पॉइंट नंबर 1 इज 10(2)(a) जहां पे सप्लायर की एलिजिबिलिटी आएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, सब्सिक्वेंट लेक्चर में उसका डिस्कशन होगा। पॉइंट नंबर 2, जो हमारे ट्रेडर से मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट वाले हैं वो उसका जो भी कामकाज कर रहे हैं उसके अलावा सब मार्जिनल सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। कितनी सर्विस मार्जिनल होगी, जो मैं आपको साथ डिस्कस की टर्न और जिसका आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में होगा उसका 10% और रुपीस वाले क्या करेंगे, व्हिचएवर इज हायर। मैं नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई गुड्स का नहीं कर सकता, मैं इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स का नहीं कर सकता। डन, ओके करूंगा, इट विल मेक मी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैं इको के थ्रू सप्लाई करूंगा, जो इको को टीसीएस की रिक्वायरमेंट है एज पर सेक्शन 52, तो भी मैं बन जाऊंगा इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैं नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, आई विल बी इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। बोलो क्लियर फ्रेंड्स, डन। आज स्लाइड टेक्निकल डिस्कशन था बी पॉइंट सी पॉइंट में, वापस एक बार इतना रिफर करके ही आगे के सेशंस आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।